फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कैसे स्टॉक को चूज करें और किस स्टॉक को हम अपनी पोर्टफोलियो को जगह दें। और इससे पहले हम लोग निफ्टी के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मेरे आपके सामने ये बिटकॉइन दिख रहा है, तो मैंने काफ़ी दिनों से पहले यहाँ पे मैंने बोला था कि बिटकॉइन में बाय करना है, बिटकॉइन में बाय करना है। तो एट लास्ट बिटकॉइन में तेजी आ चुका है। तो ये रहा है बिटकॉइन, इसमें 4% की तेजी आ चुका है। ये जो फॉलिंग चैनल है इसमें भी तेजी आ चुका है, क्योंकि बुल मार्केट है। और बुल मार्केट में जब लास्ट होता है तो ये जो बिटकॉइन है ये तेजी नहीं हुआ था। अब इसमें भी तेजी आ चुका है। तो ये कहाँ तक जाना चाहिए? तो मिनिमम 80,000 तक मैंने बोला ही था। और उसके बाद अगर मैं लेवल निकाल के रखा हूँ यहाँ पे 88,000 तक आप देख सकते हो। तो करीब करीब यहाँ पे मैं हम लोग अगर देखें तो इस लेवल से बिटकॉइन जो है ना, इस लेवल से करीब करीब 20% की रैली दे सकता है। 10 तो है ही है, बट 20% की रैली दे सकता है। तो ऑलरेडी मेरे लेवल से ही मार्केट में ट्रेड हो रहा है 66-65,000 से। मैं कंटिन्यूस काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ कि बिटकॉइन में तेजी आएगा आएगा आएगा। तो एट लास्ट वो आ गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के कल जिसने डिस्कशन वाले वीडियो देखा होगा, तो मैंने उसमें ये बताया था कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना, कल 28 तारीख था, 28 तारीख को जो क्लोजिंग है विच इज़ द वेरी पॉजिटिव क्लोजिंग। सो मैंने कहा था इसकी 51,600 के जैसे निकलेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ तक जा सकता है 52,000। यहाँ पे ये देखो एक गैप बना हुआ है। सो हो सकता है कि गैप को फिलअप करे, फिलअप इन द सेंस कि यहाँ तक जा सकता है 52,800 और 53,000 तक जा सकता है। बट एक चीज़ अगर प्राइस एक्शन वाइज अगर देखें, सो यहाँ पे डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन और ये काइंड ऑफ सपोर्ट के आसपास। तो कहने का मतलब ये, इसके ऊपर अगर ट्रेड होता है तो यहाँ तक इसका रास्ता खुल जाता है, तो 55। बट और दूसरा प्राइस एक्शन की बात करें, देखो मल्टीपल प्राइस एक्शन वी कैन लुक at any moment or any time frame or any kind of chart. Okay, so और दूसरा प्राइस एक्शन ये कहने की कोशिश करें। so if price is trading in this kind of condition, so अगर मार्केट यहाँ से कोई भी फेल्यूर हो जाता है, यहाँ से हो या यहाँ से हो या यहाँ से हो, तो ये हो जाएगा आपका लास्ट तेजी। क्या मैंने कहा? लास्ट तेजी मीन्स लास्ट ऑफ ट्रेंड हो जाएगी। तो इस टाइप की पैटर्न में जनरली इस टाइप की, तो उसके बाद अगर फॉल होता है तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो जैसे हमने मैं बियर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखो प्राइस एक्शन के बेसिस पे सहमत हूँ कि यहाँ तक आ सकता है, बट फिर भी आई एम नॉट मतलब आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल टू मेक द लॉन्ग पोजिशन इन द बैंक निफ्टी। प्राइस एक्शन देने के बाद भी आई एम नॉट कंफर्टेबल बिकॉज द वन रीजन इज द ओनली द निफ्टी, because nifty is making lower low and bank nifty is showing kind of the support. So kind of noise is there. तो मल्टीपल नॉइज, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी के बाद हमने फॉल निफ्टी में देखे। और ये जो आप देखोगे ये इंडिया ETF चार्ट है उसमें भी हमने देखा। तो कहीं ना कहीं ये तो इंडिकेशन दे रहा है, मल्टीपल चीज़ें अगर एनालिसिस ये कह रहा है अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो भी नीचे आएगा, ऊपर जाता है तो भी नीचे आएगा। तो मतलब हम लोग देख सकते हैं काइंड ऑफ कंसोलिडेशन पैटर्न और काइंड ऑफ फॉलिंग पैटर्न, राइट, काइंड ऑफ फॉलिंग। तो इन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर वी कैन नॉट मेक द प्रॉफिट। सो जब तक आप शांत में बैठे हो तो आपका पैसा है, जब तक शांत में नहीं बैठे हो तो हर मोमेंट में अगर आप एंट्री करने की कोशिश किए तो वो गलत हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा बिटकॉइन में ये लास्ट रैली है, तो हो सकती है कि बैंक निफ्टी इस तेजी में अगर आपका रह गया तो हो सकता है कि आप फंस गए।
तो वो चीज़ कहने को मैं यहाँ पे कि बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हूँ, बट प्राइस एक्शन वाइज ही पॉजिटिव दिख रहा है। तो यही चीज़ मैंने कहा था कल के वीडियो में। और निफ्टी के बारे में ये चीज़ कहा था कि बैंक निफ्टी की जो ट्रेंड है वो लो लो काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो हो सकता है कि 24,600 और 700 आज रेजिस्टेंस फेस करे और वहाँ से हम लोग हो सकता है कि यू टर्न ले। तो ये था। और ये अगर हम 500 की बात करें तो भी 500 सेम थिंग, ठीक है। स्मॉल कैप मिड कैप इनकी बात करें तो ऑलरेडी ब्रेकडाउन हुआ था, वो भी चीज़ वही चीज़ कह रहा है। सिर्फ अगर कोई इंडेक्स आपको स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है तो विच इज़ द निफ्टी फाइनेंस और निफ्टी बैंक निफ्टी, तो यही दो चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे एफएमसीजी तो एग्जैक्ट मेरे लेवल से ही 12% का फॉल हो चुका है। और मैं आईटी की अगर बात करूं तो आईटी में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे अगर निफ्टी मान लो कि नीचे गिरता है तो आईटी में भी गिरावट आएगा, उसके बाद हो सकता है तेजी हो। तो आई एम नॉट मतलब यहाँ पे कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हूँ मैं आईटी में। तो ये था पूरी कहानी। और पीएसयू बैंक देखें तो 3.6% का जो तेजी है यहाँ पे एग्जैक्टली ये क्या 200 के ऊपर आ गया या नहीं, एक बार देख लेते हैं। देखिए 200 के ऊपर आने आने की तैयारी हो रहा है, नहीं आ गया है। ओके, सो क्रॉसओवर ऑलरेडी हमने 50 और 100 के बीच में देखा था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिनों से क्रॉसओवर नहीं हुआ था, बट यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन पैटर्न देखने के लिए मिले। अगर हमने 200 को इनविजिबल कर दूं, 10-20 को अगर एक्टिव कर लूं तो भी मल्टीपल क्रॉसओवर इज दैट, मतलब बियरिश काइंड ऑफ क्रॉसओवर इज दैट। सो बियरिश काइंड ऑफ क्रॉसओवर इज शोइंग की स्ट्रॉन्ग रैली मे नॉट सी डिस्पाइट, मतलब यहाँ पे अगर आप एसबीआई की रिजल्ट आने वाला है, या अगर आप देखोगे तो एसबीआई का रिजल्ट आने वाला है 8 तारीख, मतलब जो बड़ा इवेंट है 5 नवंबर को, उसके बाद आने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि एसबीआई में ये देखो आज की 5% की तेजी होने के बाद तो हो सकता है कि ऊपर में एक बार बॉटम आउट की तैयारी करे, सॉरी टॉप आउट की तैयारी करे। तो ये था, ठीक है। अब आते हैं हमारी जो सब्जेक्ट था कि कैसे चुने अपने अच्छे स्टॉक को। तो मेरे सामने ये देखिए काफ़ी लोग जो है बात कर रहे थे कि ये जो वोडाफोन आइडिया है ये टर्निंग पॉइंट हो चुका है। यहाँ पे देखो एक ही चीज़ हमें बात करना है, हमें उन्हीं स्टॉक को अपनी जगह में देनी है जो स्टॉक में ऑलरेडी ग्रोथ हो और वो प्रॉफिट बना रहा हो सालों साल, उन्हीं स्टॉक को खरीदना है। अगर पता लगा कि उन्हीं आपने पूरा पैसा इस वोडाफोन पे आइडिया में डाल दिए, पूरा पैसा यस बैंक में डाल दिए, पूरा पैसा अपने दूसरे किसी में डाल दिए जो ऑलरेडी नीचे चल रहा हो, तो इससे क्या होगा, आप कहीं से भी निकल नहीं पाओगे। आपका सपोज आपके पास क्या है ना 1 लाख रुपीज है, तो 1 लाख आपको लगता है कि आइडिया इतना सस्ता है कि यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी आ चुका है, उसने 3G अभी 4G के बाद 5G 5G या 6G के लिए वो अप्लाई कर रहा है। तो ये जो टर्न अराउंड स्टोरी है उसी के बेसिस पे हम बहुत लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो कहते हैं कि यार 50,000 लेट से हमने इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि 8 रुपीज़ चल रहा है, और जैसे ही 8 रुपीज़ अगर मान लो कि ज़्यादा नहीं 20 रुपीज़ भी होता है तो मेरा पोर्टफोलियो बहुत गुना बढ़ जाएगा। बट आपको ये कैलकुलेशन सिंपल करना है कि 8 रुपीज़ से 20 रुपीज़ होगा तो कितना गुना बढ़ा, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो आपको दिख रहा है बढ़ेगा, दूसरों को नहीं दिख रहा है। तो जब दूसरों को मतलब फंड मैनेजर को नहीं दिख रहा है, जब अगर फंड मैनेजर दिख रहा है तो ये प्राइस क्यों है आपके सामने, ये चीज़ देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये देख रहे हैं कि इसकी बुक वैल्यू माइनस में है। अगर बुक वैल्यू माइनस में है तो समझ सकते हो भाई क्या है इसकी ROC ROE, ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, -3.61। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो आपकी एनालिसिस, मतलब ये जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मैंने काफ़ी बार कहा था कि भाई आइडिया जो है ये मतलब ये ठीक नहीं है। प्रॉफिट बनाना है, हमें पैसा बनाना है, कहीं से भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी में ही
इसी में से ही बनाना है। तो मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे भी बोला था, इस फॉल में बोला था कि इस वोडाफोन आइडिया को मत रखो। जब उसने 16 और 18 लेवल तोड़ा था, फिर हमने देखा यहाँ से तो काफ़ी दिन तक ये 17-15 के बीच में ट्रेड हुआ। तो एट लास्ट यहाँ पे देखो, मेरा मानना ये कि हम लोग एक तेजी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ तो हो सकता है कि यहाँ पे एक तेजी हो टूवर्ड्स 11 और 15 तक जाए, उसके बाद फिर आइडिया आने वाले टाइम पे यहाँ तक दिख रहा है। तो बिल्कुल देखो, बैलेंस शीट में जब दम नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में दम नहीं है, तो हम स्टॉक को एनालिसिस क्यों करें? ये सिंपल सी बात है मेरा, ठीक है ना। तो इन्हीं स्टॉक में हमें पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं रखना है, ये काइंड ऑफ पेनी स्टॉक है। तो उसी तरह जैसे येस बैंक है, तो अगर आप येस बैंक की अभी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, फिर भी आपकी पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रॉब्लम वो नहीं है कि येस बैंक गलत है, आइडिया गलत है। प्रॉब्लम है कि आपकी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वे ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है वो गलत है। मतलब आप समझ रहे हो कि आइडिया और येस बैंक जो 20 रुपीज़ 8 रुपीज़ में चला, बहुत सस्ता चला है, और आपने पूरी 40,000 येस बैंक और आइडिया में डाल दिए, और रिमेनिंग जो 20,000 है आपने बड़े लार्ज कैप स्टॉक में डाल दिए। सो दैट क्या होगा, इस 20,000 लेट से इसने 100% हो गया तो 40,000 हुआ, राइट। बट यहाँ पे जो आपने 80,000 डाला ना, और ये चीज़ नीचे आते आते आपका हो गया 50,000 या 60,000, तो आपकी पोर्टफोलियो बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा ना। 60 + 40 वही 1 लाख ही 1 लाख। अगर ये 80 आ गया, 40 + 40 तो कितना हुआ? 80,000। तो आपके पोर्टफोलियो कितना हुआ? 1 लाख। तो आपके पास है कितना पोर्टफोलियो? शो कर रहा है 80,000। सो इसीलिए हमें हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना है। बहुत लोग कहते हैं कि यार 5 से 8 के बीच में आपको स्टॉक रखना है, तो मैं जनरली कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है 5 टू, क्योंकि हमारे पास 2000 नहीं 3000 काइंड ऑफ स्टॉक है, राइट, और लिस्टेड है मार्केट में, मतलब एनएससी की बात कर रहा हूँ। तो जब हमारे पास इतना है और निफ्टी 50 सबसे बड़ा स्टॉक है, 50 स्टॉक, तो हम 5 से 7-8 स्टॉक कैसे चूज करें? और क्या हमारे पास एक सेक्टर में एक ही स्टॉक लाना है, लेके आना है? और हमें कैसे पता चलेगा यही की सेक्टर यही स्टॉक ही आगे परफॉर्म करेगा? मे भी परफॉर्म कर सकता है, मे नॉट, राइट। तो कैसे पता करें? तो मेरा मानना है कि मिनिमम आपकी पोर्टफोलियो में, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम आपकी पोर्टफोलियो में से 20 से लेकर 25 स्टॉक रहना चाहिए। अगर 20 से 25 स्टॉक मान लो कि रहता है और ये 1 लाख इन्वेस्टमेंट में, तो आपको अपने कितना इन्वेस्ट किया? 1 लाख। तो इसमें कैलकुलेटर निकालते हैं, कैलकुलेटर, ठीक है, और इसमें 1 लाख टाइप करते हैं, डिवाइड बाय लेट से 25। तो पर स्टॉक पर स्क्रिप्ट में आपको 4,000 to 5,000 ही इन्वेस्ट करना, उससे ज़्यादा नहीं। आपने इक्वली दे दिए, इक्वली पार्टिसिपेट कर दिए हर स्टॉक में। तो इससे क्या होगा ना, येस बैंक मान लो कि 0 हो गया, आइडिया 0 हो गया, आपकी और कोई कुछ स्टॉक्स जो है, जैसे मान लो कि आउट ऑफ 25 से अपने 10 स्टॉक ऐसे हैं जो ऑलरेडी 0 हो गए, रिमेनिंग जो 15 बचा ना, वो आपको 10 स्टॉक का पैसा भी देगा और बाकी का प्रॉफिट भी उठा गया। मतलब 1 लाख जाके पहुंच सकता है 1,30,000। मतलब आपका 0 होने के बाद भी आपकी पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा। ठीक है, समझ गया ना मेरी बात? तो ये चीज है। ये दूसरी चीज, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, अच्छा ऐसा है तो चलो मिड और स्मॉल कैप डाल देता हूँ। बिल्कुल नहीं, उन्हीं स्टॉक को डालो, उन्हीं स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना है जो क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे पोर्टफोलियो में हमेशा लार्ज कैप रखनी है, ठीक है। वैसे मैं माउस में लिख नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। ये देखिए, लार्ज कैप, देन मिड कैप। मैं जनरली अवॉइड करता हूँ स्मॉल कैप को, ठीक है, जनरली। और स्मॉल कैप को लेना है कहाँ पे? क्योंकि जो मल्टी बैगर होती है वो स्मॉल कैप होते हैं, ना कि लार्ज कैप मल्टी बैगर नहीं होते, बहुत कम होता है, ठीक है।
मिड कैप देन स्मॉल कैप। अगर आपको कोई स्टॉक ऐसे अच्छा लग रहा है कि भाई यही स्टॉक अच्छा है, पहले सेक्टर वाइज कर लीजिए। और सेक्टर से ऐसा नहीं है कि आपका 25 स्टॉक्स जो है ना और 15 स्टॉक होगा एक ही सेक्टर में, तो फिर तो गलत हो जाएगी ना। अब जो मार्केट में जिस सेक्टर चल रहा है, जैसे आपकी बैंक सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, राइट, एफएमसीजी, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, राइट, और आपकी ऑयल एंड गैस, ठीक है। तो ये जितने भी सेक्टर है ना, इन सेक्टर को लेके आना है। और दूसरी चीज, लार्ज कैप पे हमेशा कोशिश कीजिए कि ये जो स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप हो गया है, तो अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 33% के करीब आता है। तो मेरा मानना है कि लार्ज कैप में हमेशा 40 to 45 बना इन्वेस्टमेंट करके रखिए, जो भी लार्ज कैप है। उसके बाद मिड कैप थोड़ा सा कम आएगा, राइट, तो इसमें भी आप 35 कर सकते हो। इससे और कम आएगा, इसमें देखो ये कितना हो गया 75, ये कम हो जाएगा 25, ऐसे करना है। तो इससे क्या होगा ना, स्मॉल कैप चांसेस बहुत होता है कि स्मॉल कैप बहुत टाइम ऐसे आता है, जैसे 2008 से 2020 के बीच में ऐसे बहुत स्मॉल कैप थे। जैसे मेरे सामने था कि एक भेल था, वन ऑफ द लार्ज कैप स्टॉक था, नवरत्न कंपनी था, बट कहाँ से 400 से आके 70-80 रुपीज़ में आके पहुंचा था 2021-22। तो इससे क्या हमने सीखने के लिए मिलता है कि हमें हर स्टॉक में पार्टिसिपेट करनी चाहिए, सो दैट क्या होगा कि हमारा पोर्टफोलियो नहीं बिगड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ठीक है, तो फिर जैसे जैसे आपकी पोर्टफोलियो इंक्रीज होता रहेगा और आपको फर्दर करेक्शन में हमेशा पैसा रखनी ही है। 30%, जैसे आपको लग रहा है कि जैसे मार्केट बबल बन गया, राइट, और आपके पास पैसा नहीं है, तो हमेशा कोशिश कीजिए 25 to 30 या 35% कैश बनाने रखने के लिए, कैश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फर्दर करेक्शन कभी भी आए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आए, राइट, और आज अभी नहीं आया, 27,000 चला गया, 28 चला गया, 29,000 निफ्टी चला गया और 29,000 से नीचे गिरा। तो इससे क्या होगा कि हम इंतजार करेंगे, इस पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। अब वो तो एक्चुअल टॉप किसी को नहीं पता, बट जब जब टॉप बन के बटम बनता है ना, तब अपन के पास पैसा नहीं होता है। तो दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है हमारी मनी मैनेजमेंट पे। ये पहले से ही तैयार रखना है कि मार्केट किसी भी टाइम पे फॉल हो सकता है कि 2 महीने के बाद, या हो सकता है कि 1-2 साल के बाद। तो जब आपके पास पैसा होगा तो मल्टी बैगर बनाने की तरीका, जैसे रिलायंस अभी कोरोना के टाइम पे कहाँ पे था, अब जाके देखिए अभी कहाँ है, 4 टाइम्स। तो ये पैसा बना के देगा। ये जो 35% का कैश रहेगा, वो नीचे के लेवल से आप इन्वेस्ट करोगे ना, ये पैसा बना के देगा। सो दैट डज नॉट मीन कि आपको मार्केट जो है मान लो कि 5 to 10% गिर गया, मैं ये पूरा पैसा वहीं पे डाल दूं, ना 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 ना। अच्छा खासा गिरावट के बाद हम लोग डालेंगे, अच्छा खासा का मतलब 30%, 40%, 50%, इस टाइप की, ठीक है ना। तो ये था। दूसरी चीज, तो जैसे जैसे आपने 25% या 30% या 35% कैश डालोगे, तो कहाँ डालोगे, जहां पे आपका विनिंग स्टॉक है, मतलब जो स्टॉक ज्यादा गिरा नहीं है। ऐसा है बिल्कुल नहीं है कि आपके पास येस बैंक है और येस बैंक आपके पास है 20 रुपीज़ में, आइडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है, और आइडिया गिर गया 5 रुपीज़, तो मैं चलो 5 रुपीज़ में बाय कर लेता हूँ नीचे आके। बिल्कुल ये मत करना, क्योंकि आपको लगा कि आइडिया अच्छा है तो आपने आइडिया में इन्वेस्ट किया, बट आपने क्या देखा, विद इन 1 ईयर आइडिया 20 रुपीज़ से 5 रुपीज़ आ गया, राइट। तो आपको क्या करना है, इसको नेग्लेक्ट करना है, इसको देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में परफॉर्म नहीं कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये इसकी जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस है वो ठीक नहीं है, क्वार्टरली ठीक नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी पुल बैक मिलेगा, लेट्स से 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी मिले, तो अगर आपको लगा भाई यही टॉप है, तो चलो निकल जातो। तो इसका ये मतलब कचरा को साफ करना है, ठीक है। बुल मार्केट में आपको स्टॉक स्क्रिप्ट रखना है
और जैसे बेयर मार्केट आएगा तो पता लग जाएगा भाई कचरा कौन सा है, तो आपको राइट डाउन करके रखना है और नेक्स्ट बुल मार्केट में उसको साफ करना है। भाई ये स्टॉक जो है वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में बने रहे। समझ में आया? कचरा साफ करना है बुल मार्केट में, ना कि बियर मार्केट में। मार्केट फॉल हो रहा है, आपका होल्ड हो गया, गलत स्टॉक में आपने पकड़ लिए, बट आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट परफेक्ट है, आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किए, इक्वली पार्टिसिपेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए। सो इससे क्या होता है कि आपको डर नहीं है, आपको डर निकल को जीरो भी हो गया तो पोर्टफोलियो जीरो नहीं होता है। ठीक है, बस आपको ये देखना है जैसे ही ये बाहर निकलेगा, जैसे ही ऊपर जाएगा, जैसे मेरा मानना था एम टी आर टेक बहुत अच्छा स्टॉक है, बट कहीं ना कहीं इसकी जो रिजल्ट वगैरह बैलेंस शीट वगैरह वो ठीक नहीं आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि भाई टेक्निकली आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निकली, सो वन काइंड ऑफ पुल बैक इज हियर, मतलब हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे देखो मेरा बाइंग लेवल इसी लेवल पे है, तो मैंने लिखा एग्जिट लेवल, यही इसी लेवल पे मैं एग्जिट करूंगा, ना कि इसमें प्रॉफिट देखूंगा, ना इसमें एवरेज करूंगा। जो हो गया सो हो गया ना। तो अगर मार्केट नहीं गया, मान लो कि मैंने एंट्री यहाँ पे कर दिया और मार्केट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ तक जाए, मतलब एम टी आर टेक, और नहीं गया और ये यू टर्न करते 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 यहाँ आ गया, तो क्या करूँ? तो हमेशा याद रखिए जो पिरामिडिक स्ट्रेटेजी होता है वो हमेशा विनिंग स्टॉक में होता है, ना कि लूजिंग स्टॉक में। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बहुत सारे हैं, जैसे मैप माई इंडिया, आपको पता है कि ये अनोखा एक स्टॉक है जो हमेशा हर कोई बंदा अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेगा। स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मैप माई इंडिया और ये काइंड ऑफ मोनोपोली है, जैसे गूगल का दूसरा आप कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना है, अगर मैं इस स्टॉक को हमेशा रखूँगा, मान लो कि मैंने यहाँ पे बाई किया हूँ और ये फॉल हो गया यहाँ तक, तो जैसे ही फर्दर ये तेज़ी ब्रेकआउट देगा, किसी भी, चाहे 1 साल की कंसोलिडेशन पे हो या 2 साल के कंसोलिडेशन पे हो, 2 साल की कंसोलिडेशन पे हो, तो तभी आपको यहाँ पे फर्दर बाई करना है। आपने यहाँ पे बाई किए और एक बार इस पे बाई करना है, फिर जाने दो ऊपर, फिर इसने कंसोलिडेशन आया, फिर इसमें तेजी आया, बुल मार्केट चालू हुआ, फिर इसमें बाई करो। सो इट इज कॉल्ड द पिरामिडिक स्ट्रैटेजी। तो पिरामिडिक उसी में बनाना है जो विनिंग स्टॉक है और जो आपकी पोर्टफोलियो में बढ़ने की ताकत देता है। मतलब धीरे धीरे आप जब पिरामिडिक विनिंग स्टॉक में करने लगोगे, सो उससे पता लगेगा कि आने वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुआ है, इन स्टॉक में, मैप माई इंडिया। और उन्हीं स्टॉक में जब आप पोर्टफोलियो, पता लगा कि यही स्टॉक आपका 50% का है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? आप उन्हीं स्टॉक में पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हो जो विनिंग स्टॉक है आपकी पोर्टफोलियो। समझ में आया? और ये रातों रात नहीं होता है, ये सालों साल लग जाता है। मतलब मैं ये कहने का मतलब है, जैसे एक बुल मार्केट गया, फिर आया बियर मार्केट, फिर आपने बुल मार्केट गया, फिर गया बियर मार्केट, फिर बुल मार्केट गया, फिर बियर, तो बियर मार्केट में होल्ड करना है और बियर मार्केट बॉटम पे फिर बाई करना है, फिर बुल मार्केट गया, फिर बियर मार्केट आया, होल्ड करना है। आपको लगा कि यार बहुत बढ़ गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, 5-10% बुक कर लीजिए, वो कैश में साइड में रख लीजिए। ठीक है, इस टाइप की पोजीशन आप बना सकते हो, पिरामिडिक स्ट्रेटेजी कर सकते हो इस टाइप की। तो म्यूचुअल, ये सारे चीज़ है, ठीक है ना। तो इस आपको हमेशा देखना है कि कौन से स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दे, बस इतना ही देखना है। अगर वो चीज़ नहीं समझ में आता कि मुझे कौन सा स्टॉक, तो सबसे बढ़िया चीज़ अगर कुछ है तो आप सिंपल पकड़ लो ETF, इंडेक्स का ETF है। जैसे मिड कैप है और मिड कैप में तेज़ी दिख रहा है या फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है और मिड कैप इंडेक्स ये कह रहा है कि 20 से 25% की तेज़ी है, तो आप तो मिड कैप इंडेक्स तो बाई नहीं कर सकते हो। तो आपको कैश में कहाँ पे बाई करना है कि मिड कैप का ETF आता है, ठीक है, वहाँ पे आप बाई कर लो। ठीक है, या मिड कैप का कोई म्यूचुअल फंड उस रिलेटेड आता है, मेटल का आता है, कमोडिटीज की आती है, IT की आती है, ये सारे चीज़ जितने भी आते हैं ना, तो इनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो दैट क्या होगा, आपसे कोई मतलब नहीं है इसमें कौन सा स्टॉक है, क्या नहीं है, कौन सा स्टॉक चल रहा है, नहीं चल रहा है।
फॉर द नॉलेज ओवरलुक कर लीजिए, एक बार गूगल कर लीजिए, ओवरलुक कर लीजिए, हाँ अच्छा अच्छा ये सारे स्टॉक है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ETF बाय कर लेता हूँ। तो ये एक तरीका है। मैं SIP और SIP के ऊपर तो ऑलरेडी पैसा वो बना दिया हूँ, मैं आपको ETF के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और रहा दिवाली पिक्स, उसमें आया था कि दिवाली पिक्स का बताइए। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, जब भी मुझे मैंने बहुत बार बोला हूँ कि मार्केट जब ठीक लगता है ना तो दिवाली पिक्स क्या डे पिक्स भी देने के लिए तैयार हूँ। बट जब मार्केट ठीक नहीं लगता, जब जब मुझे समझ में नहीं आता कि मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, तो क्यों मैं दिवाली पिक्स या दशहरा पिक्स के बारे में सोचूं। चुपचाप बैठे रहो, जिस दिन समझ में आएगा उस दिन पैसा बनाना है। पैसा बनाने से मतलब है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसा बनेगा नहीं बनेगा कोई नहीं बता सकता ना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने परसों मंडे को खरीद लिया, आज देखिए मार्केट नीचे गया था, फिर मार्केट ऊपर आ गया, तो कैसे आप इसमें ट्रेड करोगे। तो जब आपको समझ में आएगा तभी ट्रेड करना है, जब नहीं समझ में आएगा तभी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब की बटन जरूर दबाइए।